हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एसआई या यूपी ट्रिपल एससी पैट, बीडीओ, बीएड, डीएलएड इन सब से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर होने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? और भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें आपात उपबंधों को किस भाग में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर होगा भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंधों को सम्मिलित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्य के द्वारा, दोस्तों प्रश्न को सावधानी से पढ़ेंगे। राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सही आंसर है डॉक्टर कृष्णकांत का। कृष्णकांत का निधन उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुआ था। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है दोस्तों? तो ये काम करता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो सही आंसर होगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7। लोक लेखा समिति जो बनती है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 22 और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 7। और जो शेष सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था तब। तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं जीवी मालवंकर। तो सही आंसर होगा गणेश वासुदेव मालवंकर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आज का 10वां प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी माना जाता है, मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। यहाँ ये समय ही पूछा गया है कि कब किया गया था, तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है? कोई भी सदस्य जिसे राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है या राज्यसभा के लिए जिसका चुनाव किया जा सकता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो उसकी न्यूनतम आयु हो सकती है 30 वर्ष। यदि 30 वर्ष से कोई कम उम्र का व्यक्ति है उसे राज्यसभा के लिए चयनित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था ये पूछा गया। तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। या ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति दी थी, कब अपना लिया था? तो वो बुलाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? यहाँ राष्ट्रीय गीत की बात हुई है, राष्ट्रीय गान की बात नहीं हुई है, कहीं कंफ्यूजन हो। तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है उसे गाने का समय कितना है? तो वो है 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट और 5 सेकंड में हमें अपना जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? जो भारतीय संघ है उसकी जो कार्यपालिका की शक्ति है वह किस में निहित है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका की सभी शक्तियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था?
तो राज्यसभा का दोस्तों पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। आज का 16वां प्रश्न है, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? जो हमारी सेवाएं होती हैं उन पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सेवाओं पर कर लगाया जाता है उसका प्रावधान किया गया था। 17वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? वह संविधान संशोधन बताना है जिसमें जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी, इसे एनसीआर बोलते हैं, उसका दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 69वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में, यानी जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उस संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वो वर्णित हैं भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वह संविधान के भाग 2 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? यानी उस संविधान सभा का गठन बताना है जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था वर्ष 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था कि वो हमारे संविधान का निर्माण करे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे? यानी संविधान सभा के लिए जो कुल 389 सदस्य थे उनमें से प्रांतों के लिए कितने सदस्य निश्चित किए गए थे कि प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 296 सदस्य। 389 सदस्यों में से 296 सदस्य आए थे, वो आए थे प्रांतों से चुनकर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों अक्सर गलतियां होती हैं कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, यानी उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंपेगा। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित जो प्रावधानों का उल्लेख है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। दोस्तों 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है, किस वर्ष जोड़ा गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली उसके ठीक बाद, यानी कह सकते हैं सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो वह किया गया था आंध्र प्रदेश का 1953 में, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ और 1953 में जो राज्य बना आंध्र प्रदेश वह स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाला पहला राज्य था। इसे हम कह सकते हैं भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है कि हमें बोलने की आज़ादी है, यानी अनुच्छेद जो 19 है उसमें ही हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। तो उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है 19 के ए में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया है? उस समिति का नाम बताना है जिसने ये प्रेफरेंस दी थी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाए। तो वो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 27वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसे संविधान है उसकी आत्मा कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आता है अनुच्छेद 32 में। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों इसे भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो हमारे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 32 है
वह भारत की संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? या हम कह सकते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में, वो किस देश से ली गई है, यानी किस देश से ओतप्रोत भावना है संघात्मक व्यवस्था जो भारत के संविधान में जोड़ी गई है? तो सही आंसर होने वाला है कनाडा। दोस्तों, जो संघात्मक व्यवस्था है उसे कनाडा से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है? यानी जो भारतीय संविधान में जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति का अधिकार। हम आकस्मिक निधि से कोई भी पैसा जब निकालते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी है। तो इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है? राष्ट्रपति का अधिकार है। तो भारत की आकस्मिक निधि पर दोस्तों किसका अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों, अभी बताना है कि भारत में कौन सी स्तरीय पंचायती राज प्रणाली चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो द्विस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी सिफारिश करने वाले थे अशोक मेहता समिति। जो अशोक मेहता समिति है उसने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, लेकिन इसे सरकार ने माना नहीं था। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यानी उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें जो अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17, यानी छुआछूत को अपराध माना गया है अनुच्छेद 17। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको जो वेतन दिया जाता है या उसके बाद उन्हें जब पेंशन दी जाती है तो उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका निर्णय किया जाता है संसद के द्वारा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, संसद सर्वोपरि है। तो सही आंसर होगा संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? यानी कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड के संविधान से। तो सही होगा आयरलैंड। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। तो सही आंसर होगा 245। 35वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, इसमें काफी बार कंफ्यूजन रहता है कि 5 वर्ष का रहता है या 6 वर्ष का रहता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष ऐसे करके। तो इसका सही आंसर होने वाला है 6 वर्ष। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके द्वारा कुछ लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर पेश किए जाते हैं या राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं और राष्ट्रपति उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है कि सीजेआई ने जो ये किया है वो सही जांच किए या प्रतिवेदन सही सौंपे हैं? तो इसकी जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। तो अभी मैंने बताया था लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। आपको हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चयनित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक रूप से किसके द्वारा दिया गया है? पंचायती राज को जो संवैधानिक रूप है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती जो राज है भारत में उसे संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 1992 में हुआ, और इसमें ही पंचायती राज को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? यानी केंद्र या कोई दूसरा राज्य या एक से अधिक राज्य आपस में उनके बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों को किस न्यायालय में प्रारंभ किया जा सकता है या उन न्यायालयों को कौन देखेगा?
तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही केंद्र और राज्य या राज्यों के आपस में होने वाले जितने भी विवाद होते हैं उनको अपने यहाँ प्रारंभ कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के होता है? तो वो होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी जो परिसीमन आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त को ही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संबंधी विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? यानी सबसे पहले मूल अधिकार संबंधी जो विचारधारा है वह कहां से उत्पन्न हुई थी? तो सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के बाद वर्ष 1989 में मानव अधिकारों की घोषणा हुई और वहीं से मूल अधिकार संबंधी विचार का प्रादुर्भाव हुआ। तो कब से हुआ? तो हम कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद 1989 के बाद या 1989 से। अगला प्रश्न है, न्यायालयों को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्रवाई को इसीलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रतिषेध, यानी उस कार्रवाई को रोकना। जो न्यायालयों को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्रवाई को रोकना, इसीलिए रोक देना क्योंकि वह उसके अधिकार में ही नहीं है। तो सही आंसर को ये क्या कहलाता है? इसे कहलाते हैं प्रतिषेध। तो सही आंसर होगा प्रतिषेध। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? जो भारतीय संविधान अधिनियम है उसमें पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन, तो पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1991 में। कब किया गया था? वर्ष 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में किसकी स्थिति राज्य के प्रमुख शासक की होती है? यानी संविधान में उस स्थिति को बताना है जिसमें राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का प्रमुख होता है वहां का राज्यपाल। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? जो दोस्तों संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? तो उसमें मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या थी 31, 31 मुस्लिम सभा में मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? या हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, मनोनीत सदस्यों के द्वारा नहीं। जो राज्य की विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। 47वां प्रश्न है, प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? जो मंडलीय परिषद होती है, मंडलीय परिषद, उनका पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय मंत्री। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो प्रत्येक मंडलीय परिषद के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान की शक्ति, क्षमादान प्रदान किया जा सकता है या क्षमादान प्रदान करता है, उसे क्षमा कर देता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 72। तो कोई राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 का उपयोग कर उसे क्षमा कर सकता है किसी भी दंड से। अगला प्रश्न है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन रहता है कि राजेंद्र प्रसाद हैं या कोई और है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। आज का अंतिम प्रश्न है, 1945 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? जो 1945 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उस समय भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है आसिफ अली। आसिफ अली उस समय भारत के रेलवे मंत्री थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।